नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह क्रिमिनल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि हत्या के केस में यानी मर्डर के केस में आप जमानत कैसे प्राप्त करें। इसका सेक्शन है दोस्तों इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 302। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए आपके जमानत के आधार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत में 302 के केस में भी आप, मर्डर के केस में भी आप आसानी जमानत प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 302 के अभियुक्तों को यानी मौत के सजा पाए हुए अभियुक्त को सजा देने के लिए 11 मानदंड स्थापित किए हैं। दोस्तों, इन्हीं 11 मानदंड को अगर आप जमानत का आधार बना लेते हैं, ठीक उसके विपरीत दोस्तों, तो आपको जमानत न्यायालय प्रदान कर देगी। आइए दोस्तों, अब उन्हें 11 मानदंडों को समझे जिसके आधार पर मुद्दाले को सजा मिलती है 302 के केस। दोस्तों, पहला आधार है, मानदंड है दोस्तों, हत्या में प्रयोग किए गए हथियार का उपयोग। जैसे दोस्तों कोई आदमी लाठी डंडा से किसी को मारता है तो इससे पता लगता है कि उसको जान मारने का इरादा नहीं था, लेकिन अचानक कहीं गलती से लग गया, वैसी स्थिति में उसकी मौत हो गई। यानी हथियार का जो प्रयोग है दोस्तों, उससे भी आप साबित कर सकते हैं न्यायालय में कि मेरा इरादा जान मारने का नहीं था। दूसरा मानदंड है दोस्तों कि अगर हत्या में कोई धारदार हथियार का प्रयोग हुआ हो तो न्यायालय यह मानता है दोस्तों कि हत्या करने का इरादा मुद्दाले के पास था, तब वो धारदार हथियार का प्रयोग किया, वरना वो लाठी डंडे का प्रयोग करता। तीसरा है दोस्तों, अभियुक्त यानी मुद्दाले के पास घटना के समय हथियार मिला या वो पहले से हथियार लिए हुए था। यानी दोस्तों पहले से हथियार लेकर के अगर कोई व्यक्ति किसी पर हमला करता है तो यह माना जाता है कि वो प्री प्लान था, पूर्व नियोजित था, लेकिन अचानक कहीं पर झगड़ा हुआ और वहाँ हथियार मिल गया, उसका इस्तेमाल मुद्दाले ने कर दिया, तो यह माना जाता है कि झगड़ा का इरादा नहीं था। तब ये 304A हो जाएगा दोस्तों, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वो हत्या नहीं होगा, लेकिन हत्या के समान नरबध जरूर हो सकता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, प्रहार कहाँ हुआ हो। शरीर में दोस्तों कई अंग होते हैं, कुछ वाइटल पॉइंट होते हैं जिसे संवेदनशील बिंदु कहते हैं, और कुछ जनरल पॉइंट होते हैं। अगर प्रहार वाइटल पॉइंट पर हुआ तो निश्चित तौर पर वह मुद्दाले को हत्या का अभियुक्त माना जाएगा और जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वाइटल पॉइंट पर उसका हमला नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को जमानत प्रदान कर दी जाएगी। वाइटल पॉइंट के अंदर आते हैं दोस्तों, जैसे माथा है, बाएं तरफ का सीना है, इन समों पर अगर आपने प्रहार किया किसी घातक हथियार से तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि आपने हत्या का प्रयास किया और आपके द्वारा हत्या करने का इरादा आप रखते थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, चोट लगने में उसके मात्रा का उपयोग, यानी कितनी गंभीरता से मारा गया। होता है दोस्तों कोई हल्के फुल्के ढंग से प्रहार किया और कोई आदमी काफ़ी कठोरता से, निर्दयता से और काफ़ी गंभीर प्रहार किया। यहाँ पर भी प्रहार के तरीकों को देखकर कोर्ट ये समझ लेते हैं कि वास्तव में मारने वाले का इरादा जान मारने का था या ऐसी ही छोटी मोटी झगड़ा थी। अगर इरादा जान मारने का था तो बेल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इरादा वहाँ पर छोटे मोटे झगड़ा का था, ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर बेल मिल जाएगा। यह काम वकील साहब का है दोस्तों कि वह कैसे न्यायालय में साबित करे कि हमारा अभियुक्त की जो झगड़ा लड़ाई किया उसके पास मारने का कोई इरादा नहीं था, विक्टिम वह जो पीड़ित है मर गया, वह गलती से हुआ है ऐसा दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, झगड़ा प्री प्लान था यानी पूर्व नियोजित था या अचानक फूट पड़ा। अगर पहले का प्लानिंग था दोस्तों किसी भी झगड़ा का या किसी भी हत्या का तो निश्चित तौर पर सजा होगी, जमानत भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अचानक आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ झगड़ा हो गया और उसके बीच में किसी की हत्या हो गई तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जमानत न्यायालय दे देती है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, घटना पूर्व नियोजित था या संजोग से हुई। वही जिसकी व्याख्या मैंने इसके पहले वाले पॉइंट में की है दोस्तों कि घटना अचानक हुआ या पूर्व नियोजित था। दोस्तों अब दुश्मनी एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। किसी भी घटना को कारित करने के लिए दुश्मनी भी हो सकती है और किसी मुद्दाले को फंसाने के लिए भी दुश्मनी हो सकती है। इसलिए दुश्मनी को कानून की भाषा में डबल एज वेपन्स कहा गया है। यह दो-धारी तलवार है दोस्तों। दुश्मनी से आप किसी को मुकदमा में फंसा सकते हैं, किसी व्यक्ति को दुश्मनी से उसे जान भी मार सकते हैं। तो दोस्तों जनरली एक कुशल वकील जो है वो दुश्मनी का प्ली बेल के अंदर में न्यायालय में नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या वह घटना जो घटी वह गंभीर रूप से उकसाने पर हुआ। इसके लिए एक बहुत वाइटल जजमेंट है दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट है, कमांडर नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें है कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक गंभीर रूप से उकसा दिया जाए और उसी उकसकने पर गुस्से में पलटवार करके आपकी हत्या कर दे तो भी उस व्यक्ति को जमानत दे दी जाएगी और उसे कोर्ट से रिहा भी कर दिया जाएगा ट्रायल के बाद, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में आकर के हत्या किया, न कि उसका पूर्व नियोजित प्लान था। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या अपराध गुस्से में किया गया।
अगर गुस्सा में किया गया अपराध है तो फिर न्यायालय माफ़ कर देती है, सज़ा माफ़ कर देती है, और सज़ा माफ़ होगी तो निश्चित हमें बेल मिलेगा। लेकिन अगर अपराध गुस्से में नहीं हुआ, शांत चित्त से सोच विचार कर हुआ, तो निश्चित तौर पर न्यायालय सज़ा भी देगी वैसे अभियुक्त को, और जमानत भी उस केस में प्रदान नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रहार पर। क्या अभियुक्त ने यानी मुद्दाले ने क्रूर तरीके से प्रहार किए? बहुत बॉडी ऐसे होते हैं मृतक का जिसके ऊपर में काफ़ी क्रूरता से प्रहार किया गया हो, और क्रूरता से अगर प्रहार किया हुआ मेडिकल में साबित हो जाता है तो निश्चित तौर पर वैसे मुद्दाले को न्यायालय जमानत भी नहीं देती है और सज़ा भी कर दिया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि क्या आरोपी ने एक ही बार प्रहार किया, यानी वह मुद्दाले जिसका नाम इस मर्डर के केस में पड़ा है वह एक ही बार प्रहार किया या बार बार प्रहार किया? दोस्तों एक बार प्रहार करने से, हमला करने से यह बात कोर्ट मानती है कि चलो जान मारने का इरादा नहीं था, गुस्से में एक आध लाठी या एक आध प्रहार कर दिया। लेकिन अगर प्रहार का रिपीटेशन हुआ, एक ब्लो मारे, दूसरा ब्लो मारे, तीसरा ब्लो मारे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको सज़ा भी होगी और ऐसी परिस्थिति में आपको न्यायालय जमानत भी देने से इनकार कर देगी दोस्तों। अगर इन बिंदुओं को सही ढंग से आप अपने बेल पिटीशन में लिखवाते हैं और सही ढंग से उसकी व्याख्या आपके वकील न्यायालय के समक्ष करते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए दोस्तों, हत्या के केस में बनाए गए मुद्दाले को भी न्यायालय जमानत पर रिहा करने का आदेश दे देती है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि न्यायालय यह विचार करती है कि अगर मुद्दाले को हम जमानत दे दिए तो क्या वह कोर्ट से फरार हो जाएगा और पुनः सज़ा प्राप्त करने के लिए, ट्रायल फेस करने के लिए न्यायालय में नहीं आएगा। इसलिए आपके कुशल वकील को यह साबित करना पड़ता है, न्यायालय ने अगर अभियुक्त को जमानत दे दिया, वैसी परिस्थिति में अभियुक्त इस केस में हर डेट पर न्यायालय में अपने ट्रायल को फेस करने के लिए उपस्थित रहेगा दोस्तों। इतना संतुष्ट कर देने के बाद न्यायालय जमानत आपको दे ही देती। अगला बिंदु है दोस्तों, क्या अभियुक्त को जमानत अगर दिया जाए, वो मुद्दाले को जो मर्डर केस का अभियुक्त है, अगर उसे जमानत दिया जाए तो क्या जमानत प्राप्त करने के बाद वह जाएगा घर पर तो जितना भी केस का गवाह है उसको धमकाएगा, डराएगा? अगर यह बात हुआ तो पुनः जमानत नहीं दी जाएगी दोस्तों। इसलिए आपके वकील को वहाँ कहना होगा, हमारा जो मुद्दाला है यह वादा करता है न्यायालय से जमानत मिलने के बाद अभियोजन के यानी जिसने केस किया उसके गवाह को डराएगा, धमकाएगा नहीं। अगला पॉइंट है जमानत का दोस्तों कि अगर मुद्दाले को जमानत दे दिया गया तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके परिवार या उसके समर्थक लोग पुनः इस मुद्दाले की हत्या तो नहीं कर देंगे, यानी प्रोटेक्शन ऑफ एक्यूज फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट पार्टीज। ऐसी परिस्थिति में भी अगर ये साबित हो गया न्यायालय में कि अगर मुद्दाले की रिहाई की जाती है जमानत पर तो निश्चित तौर पर विरोधी पार्टी इसकी हत्या कर देंगे, और माननीय न्यायाधीश महोदय ऐसी स्थिति में भी जमानत नहीं देंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि उपरोक्त 11 से 14 बिंदु हैं दोस्तों, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय हत्या और मर्डर के केस में भी आराम से आपको जमानत दे देते हैं। इसके लिए वकील की कुशाग्रता चाहिए जो आपके हर पॉइंट को अपने ढंग से कोर्ट में प्लेस करे। तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में